हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पर। कई सारे टॉपिक्स जो हैं विलियन चैप्टर के हमने कवर कर लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनुसंख्यात्मक गुणधर्म। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब देखो, जो अनुसंख्यात्मक गुणधर्म जो है इसको अच्छे से समझना। देखो, इसमें हेडिंग से आपको पता चल रहा है, यानी जिसमें हम अणुओं की संख्या के गुणधर्मों की बात करेंगे। क्लियर बात। जैसे मान लो आप कोई भी सॉल्यूशन लेते हो, कोई भी विलयन लेते हो। अब उस विलयन के अंदर आपने विलय की संख्या कितनी ली है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे, ना कि विलय की प्रकृति क्या है उस पर। समझ आई बात। यानी हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हमारा विलयन है, उस विलयन को बनाने में विलायक के अंदर विलय के कितने अणुओं की संख्या गई है, कितने अणुओं की संख्या ने भाग लिया है, वो हमारे अनुसंख्यात्मक गुणधर्म वाले टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को आप समझें। डेफिनेशन क्या है देखें, वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुछ कणों की संख्या तथा विलय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब जो विलय कणों की संख्या है उस पर, उसके रेशियो पर निर्भर करता है, न कि विलय कणों की प्रकृति पर। यानी हमें कोई मतलब नहीं है हमारा विलय किस प्रकृति का है। हो सकता है वो गैस हो, वो आपका ठोस हो, वो आपका द्रव हो। विलय आप कुछ भी ले सकते हो, जैसा कि आपको पता है। तो जो विलय कणों की प्रकृति है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आपके विलय कण है वो उसमें कितनी संख्या में भाग ले रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब जो आपका अनुसंख्यात्मक गुणधर्म वाला टॉपिक है उसके 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है आपका वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। ठीक है, अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। तो वाष्प दाब में कमी कैसे आएगी उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है हिमांक में अवनमन। हिमांक का मतलब पता ही आपको, जमना। ठीक है, तो हिम का मतलब बर्फ है, आप जानते ही हो, तो हिमांक का मतलब जमना। अवनमन यानी अपने बोल सकते हैं कमी। और जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है परासरण दाब। ये सारा जो है हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। तो अब जो आपका टॉपिक है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन की अगर हम बात करते हैं तो इसको समझना। देखो, मानो आपने पहले क्या ले रखा है, विलायक ले रखा है। क्या ले रखा है, विलायक ले रखा है। तो अगर हम इस विलायक की बात करते हैं तो ये जो विलायक है ये पूरी तरीके से क्या है, प्योर है, यानी इसमें किसी भी प्रकार के विलय के कण नहीं मिलाए हुए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इस विलायक के अंदर अगर दाब लगेगा वाष्प के द्वारा विलायक की सतह पर, या फिर जो आप द्रव ले रहे हो इसकी सतह पर दाब लगेगा, तो दाब लगने के कारण ये सारे के सारे आपके क्या होने लग जाएंगे, वाष्पित होने लग जाएंगे। ये आपको पता ही है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, अभी कुछ नहीं बताया मैंने सिर्फ इतना बताया है कि आपने विलायक लिया है, और विलायक आपको पता है जो आपका द्रव है इसकी सतह पर जैसे ही दाब लगेगा, वाष्प दाब लगेगा, वाष्प दाब लगने से विलायक आपके वाष्पित होना शुरू कर देंगे। अब इस विलायक के अंदर आपने क्या मिला दिया, ठोस मिला दिया। ठोस के रूप में आप मिला देते हो NaCl, जिसे हम साधारण नमक भी बोलते हैं, घरों में रूटीन में यूज करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही इस विलायक के अंदर आपने ठोस NaCl मिला दिया, अब ये ठोस NaCl किसकी भांति कार्य कर रहा है, विलय की भांति कार्य कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसको, ये जो आपका विलायक है, इस विलायक में आपने NaCl मिला दिया है, तो इसके सतह पर अब NaCl के कण भी क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। क्लियर बात। अब ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैं समझाने वाली हूँ इसको आप अच्छे से समझना। ठीक है, अब
जैसे ही आपने इसमें NaCl के कण मिला दिए हैं ना, तो आप देखोगे कि इसकी सतह पर अब NaCl के कण भी क्या हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। अब इसकी सतह पर NaCl के अगर कण एकत्रित होंगे तो देखो वाष्प के द्वारा दाब तो इन पर भी लगेगा, लेकिन वाष्प के द्वारा दाब लगने के बावजूद भी पहले की तुलना में ये कम वाष्पित होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब आप देखोगे ये जो सतह है ना, इस पे NaCl के भी कण आ चुके हैं। पहले क्या हो रहा था, पहले जो आपका विलायक था वो पूरी तरीके से विलायक के कणों द्वारा घिरा हुआ था, सतह जो था वो पूरी तरीके से द्रव द्वारा घिरा हुआ था, तो जो दाब लग रहा था, वाष्प दाब, वो बहुत ही इजीली लग रहा था और ये वाष्पित भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। लेकिन अब इसमें आपने NaCl के कण भी मिला दिए हैं। अभी NaCl के कण क्या कर रहे हैं, इसकी सतह पर एकत्रित हो रहे हैं। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको थोड़ी जगह पर द्रव दिखेगा, थोड़ी जगह पर NaCl के कण दिखेंगे, ठीक है। यानी प्योरली अब विलायक के कण नहीं है, क्योंकि आपने वाष्पदाब जो है, आपने सॉरी स्टार्टिंग में मैंने आपको बता रखा था कि जो द्रव होता है ना, उसकी सतह पर वाष्प के द्वारा दाब लगेगा तो ही वाष्प के कण बनेंगे, यानी आपका जो द्रव होगा वो वाष्पित होगा। यानी मैटर क्या कर रहा था, द्रव का सतह अगर प्योरली द्रव का होगा, यानी इसमें द्रव के अलावा और कुछ नहीं होगा सतह में, तो ये बहुत इजीली वाष्पित हो जाएगा। लेकिन NaCl जो है ना, वो आपके अवाष्पशील कण है, मतलब ये वाष्पित नहीं होते। द्रव वाष्पित हो जाते हैं लेकिन NaCl वाष्पित नहीं होते। अब इसके अंदर आपका सॉल्यूशन बन चुका है, यानी अपने ये बोल सकते हैं कि द्रव की सतह पर NaCl के कण जो है वो भी आ रहे हैं, यानी द्रव के कुछ सतहों पर NaCl के कण भी अपना हिस्सा निभा रहे हैं। और आपको पता है NaCl अवाष्पशील कण है, तो जिस कारण से अगर दाब आपके द्रव की सतह वाले हिस्से पर लगेगा तो वो वाष्पित हो जाएगा। लेकिन अगर जो आपका प्रेशर होगा, वाष्पदाब होगा, वो अगर NaCl कण पे लगेगा तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का वाष्पकण नहीं बनेगा। तो आप समझ सकते हो कि पहले की तुलना में इसमें वाष्पदाब में क्या होगी, कमी होगी। समझ आ गई बात? यही हमारा कॉन्सेप्ट था। यानी विलायक के अंदर तो वाष्पदाब बहुत अच्छे से लगेगा और कण बहुत जल्दी वाष्पित होंगे, लेकिन विलायक में जैसे अपने ठोस NaCl मिला देते हैं ना, तो सतह पर, द्रव के सतह पर NaCl के कण भी मौजूद हो जाते हैं, और जो वाष्पदाब होगा वो जल के साथ साथ NaCl के कण पर भी लगेंगे, जिस कारण द्रव तो आपका वाष्पित हो जाएगा, लेकिन जो आपका NaCl जो कि अवाष्पशील कण है वो आपके वाष्पित नहीं होंगे। समझ आ गई बात? अब इसमें जो आपका वाष्पदाब लगेगा उसे तो हम क्या लिखेंगे, P1 क्योंकि ये आपका क्या है, शुद्ध विलायक। और आपको पता है शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P1 से। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें जो हम वाष्पदाब की बात करेंगे उसे अपने कहेंगे विलयन का वाष्पदाब। और जो आपके विलयन का वाष्पदाब होगा वो किससे प्रेजेंट किया जाएगा, P1 से। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करती हूँ तो आप बता सकते हो कि यहाँ वाष्पदाब का मान ज़्यादा है और यहाँ वाष्पदाब का मान कम है, यानी आपका P1 जो है वो P1 से क्या है, ज़्यादा। क्लियर बात? ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देती हूँ, मैं रीज़न लिख देती हूँ यहाँ पर। किसी विलायक का वाष्पदाब विलयन के वाष्पदाब से अधिक होता है, क्योंकि विलयन में ठोस अवाष्पशील विलय पदार्थ को मिलाने पर विलयन
की वाष्पशीलता में कमी आती है। क्लियर? तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद अपने बात करेंगे इसके आगे वाले पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, ले लिया होगा अपने स्क्रीनशॉट। अब इसमें अपने बात करेंगे अवनमन का कारण। ठीक है, तो आप भी जल्दी से लिखते रहना, मैं भी लिख देती हूँ। यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर विलयन की सतह पर विलय तथा विलायक दोनों के ही अणु उपस्थित रहते हैं। अतः सतह का विलायक अणुओं द्वारा घिरा हुआ भाग कम रह जाता है। इसके कारण सतह को छोड़कर जाने वाले विलायक अणु की संख्या भी घट जाती है। अतः विलायक का वाष्प दाब भी कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप दिए गए ताप पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय की मात्रा पर
निर्भर करती है। न्याय की प्रकृति पर। क्लियर बात? ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको बता देती हूँ। क्या चीज़ बताई है मैंने कि विलयन की सतह पर विलय तथा विलायक दोनों के ही अणु उपस्थित रहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो आप विलयन ले रहे हो उसमें विलय और विलायक दोनों के अणु उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है अतः सतह का विलायक अणुओं द्वारा घिरा हुआ भाग कम रह जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, विलायक के अंदर आपने विलयन मिला दिया है, सॉरी विलय मिला दिया है। जो आपका विलयन बन चुका है उसमें सतह पर विलायक के अणु अब क्या होंगे, पहले की तुलना में कम होंगे। इसके कारण सतह को छोड़कर जाने वाले विलायक अणुओं की संख्या भी क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी कम हो जाती है। नेक्स्ट, अतः विलायक का वाष्पदाब भी कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप दिए गए ताप पर विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब में कमी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी अब जो वाष्पशीलता के मान में कमी आ रही है वो कैसे आ रही है, क्योंकि आपने विलायक के ऊपर विलय के जो कण हैं जो उसमें उपस्थित थे वो क्या कर रहे हैं, वाष्पित नहीं हो रहे। तो आप देख रहे हो कि अब जो हम कणों की बात कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा विलय के कण होंगे विलायक में उतनी ही उसकी वाष्पशीलता में कमी होगी। यानी हम कण की बात कर रहे हैं, अणुओं की संख्या की बात कर रहे हैं, उसकी प्रकृति से हमें कोई मतलब नहीं है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करते हैं अपने। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, तो आगे वाले टॉपिक की बात करते हैं अपने। अब देखो इसके अंदर आपको पता है कि जो x1 है वो किसको बताएगा, विलय के मोल अंश को बताएगा। किसको बताएगा, विलय के मोल अंश। और जो x2 है वो किसको बताएगा, तो वो बताएगा विलायक के मोल अंश। और हमने देखा पीछे जो P1 था वो किसको बता रहा था, विलयन के वाष्पदाब को। ठीक है, तो आपको पता है कि पीछे हमने नियम पढ़ा था कि आपने ध्यान से पढ़ा होगा, P समानुपाती क्या था, x। यानी मैं बोल सकती हूँ P1 समानुपाती क्या हो जाएगा, x1। P1 का अपने मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 नॉट x1 के इक्वल। ठीक है, अब देखो पीछे हम जब बात कर रहे थे मैंने आपको कहा था कि जो आपका P1 नॉट है वो किससे ज़्यादा है, P1 से। ये हम पीछे बात करके आ चुके हैं। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, जो कमी आ रही है हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात कैसे करेंगे, दोनों को घटाकर कमी को ज्ञात कर सकते हैं। यानी वाष्पदाब में टोटल कितनी कमी हो रही है ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो आपका विलायक का वाष्पदाब है और जो विलयन का वाष्पदाब है दोनों को माइनस करके ज्ञात करेंगे, है ना। तो हमारा जो वाष्पदाब में कमी है वो किसके बराबर हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 के बराबर। क्लियर बात। अब आप इस फॉर्मूले में ये मान पुट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपका P1 का मान आपने ये निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पे P1 का मान रख सकते हो। क्या बन जाएगा, डेल P इज इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x1, क्योंकि मैंने ये जो P1 का मान ज्ञात किया था वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपने P1 नॉट को कॉमन लेना है। क्या बन जाएगा, P1 नॉट कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस x1। और पीछे अगर आपको थोड़ा याद हो तो मैंने आपको कहा था x1 प्लस x2 इजिकल्स टू क्या होता है, 1। x2 इजिकल्स टू क्या होता है, 1 माइनस x1, यही बता रखा है। तो यहाँ से मेरा जो 1 माइनस x1 है उसका मान मैं क्या रख सकती हूँ, x2। यानी मेरा फॉर्मूला बन जाएगा डेल P बराबर P1 नॉट x2। बन गया फॉर्मूला। अब देखो ये जो x2 है, x2 का मतलब क्या होता है, जब हम पीछे मोल अंश की बात कर रहे थे तो मैं यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ कि जो x2 होता है वो किसके बराबर होता है, n2 अपॉन में n1 प्लस n2। ये सारे पीछे करवाए हुए हैं, बस मैं मान पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो अब आपको पता है n का मतलब होता है मोलों की संख्या।
और हम जब किसी के मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं यानी n का मान ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला होता है भार अपॉन में अनुभार। यानी मैं ये बोल सकती हूँ W अपॉन में m। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर x2 का मान पुट करोगे, यहाँ पे लिख देती हूँ x2 का मान पुट करोगे तो क्या बन जाएगा डेल p बराबर P1 नॉट और x2 का मान क्या है आपके पास n2 अपॉन में n1 प्लस n2। क्लियर। अब अगर हम इस हिसाब से n2 का मान देखें तो क्या हो जाएगा W2 अपॉन में m2 और n1 का मान देखें तो क्या हो जाएगा W1 अपॉन में m1। क्लियर एकदम। तो यहाँ पर हम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना, थोड़ी सी जगह यहाँ पे कम रहेगी आपकी। ये तो पीछे वाला, ये तो बस आपको याद दिलाने के लिए था, तो मैं रेस कर देती हूँ इसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डेल p बराबर P1 नॉट, n1 का मान अभी हमने देखा क्या बनेगा, n2 का मान हो जाएगा W2 अपॉन में m2 अपॉन में इसका मान रख देंगे W1 अपॉन में m1 प्लस W2 अपॉन में m2। क्लियर बात। अब देखो अगर आपका विलयन अत्यंत तनु है, यहाँ पे कंडीशन आ जाता है यदि विलयन अत्यंत तनु हो तो देखो विलयन तनु कब होगा, जब आपके विलायक के अंदर विलय के मोलों की संख्या कम होगी, है ना। जब विलय के मोल कम होंगे तभी आपका विलयन तनु होगा। और यहाँ पर विलायक जो है वो आपका, मैंने आपको पीछे बताया था, n2 वाला किसका होगा, विलायक का होगा, n1 वाला किसका होगा, विलय का होगा। तो ये तो आपके किसके हैं, विलायक के मोल, और ये किसके हैं, विलय के मोल। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि W अपॉन में जो आपका W1 अपॉन में m1 है इससे काफ़ी कम है आपका क्या, W2 अपॉन में m2। ठीक है, जब विलयन आपका अत्यंत तनु होगा तो उस टाइम जो आपके विलय के मोल होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। तो ये तो विलय के मोलों को बता रहा है 2 और 1 किसको बता रहा है, विलायक को। तो विलय के मोल जब कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा कम होती है तो हम उसको नगण्य मान लेते हैं और नगण्य मान के छोड़ सकते हैं। तो अब जो हमारा नया फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा डेल p बराबर P1 नॉट W2 अपॉन में m2। अब इस चीज़ को तो हमने क्या कर दिया, नगण्य मान लिया। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी तनु है। पीछे क्या बच गया, W1 अपॉन में m1। अब W1 अपॉन में m1 क्या है, इसके बटे में है। कोई भी संख्या जब बटे में होती है तो हम उसको गुणनफल में भेजेंगे तो क्या हो जाती है, अपोजिट। यानी आपका बन जाएगा m1 अपॉन में W2। तो ये बन गया आपके वाष्पदाब का फॉर्मूला। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको ये। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। हाँ, एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे अपने W1 लेके चल रहे हैं क्योंकि अपने ये मान लेके चल रहे हैं ना, इस मान को तो हमने छोड़ ही दिया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज जितने भी टॉपिक आपको करवाए हैं वो सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करना, और जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो